हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस क्लास में पीडियाट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सूडो किडनी साइन ऑन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी सूडो किडनी साइन किस वजह से शो होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिगमेंट वल्वस, सेकंड इंटेस्टाइनल, थर्ड ऑप्शन है इंटुससेप्शन, फोर्थ ऑप्शन है वाटरमेलन स्टमक। तो इसका आंसर है इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन की वजह से सूडो किडनी साइन सोनोग्राफी में शो होता है। ये इंटुससेप्शन क्या है? इसमें इलियम इलियम सीकम में घुस जाती है, जिसकी वजह से सूडो किडनी साइन शो होता है। ये कैसे घुस जाती है? ये जो सीकम है इसमें इलियम घुस जाता है, जिसकी वजह से इंटुससेप्शन की कंडीशन शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द हेल्दी बेबी नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस इज। जो हेल्दी बेबी है उसका नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन 11 टू 12 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 15 टू 16 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 13 टू 33 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 33 टू 35 सेंटीमीटर। जिसका राइट आंसर है 11 टू 12 सेंटीमीटर। 11 टू 12 सेंटीमीटर नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस होता है हेल्दी बेबी का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाइट स्पॉट ऑन हार्ट पैलेट ऑफ नियोनेट आर नाउन एज। हार्ट पैलेट पे व्हाइट स्पॉट को क्या कहते हैं? इसमें स्टेन पर्ल को स्टेन पर्ल को ही कहते हैं। जो हार्ट पैलेट पे व्हाइट स्पॉट होते हैं उसे हम स्टेन पर्ल कहते हैं। और ये मिलिया क्या होते हैं? मिलिया ये पिगमेंटेड हेयर होते हैं। पिगमेंटेड हेयर होते हैं जो आफ्टर 1 मंथ डिसअपेयर हो जाते हैं। एंड स्टॉक बाइट क्या होता है? ये डार्क रेड रेड और एलिवेटेड एरिया होता है जो कि ऑक्सीपिटल एरिया पे देखने को मिलता है। एंड लाइपोमा लाइपोमा एक ट्यूमर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाउ मेनी मंथ बेबी आर यूज ओनली मदर इम्यूनिटी। जो बेबी है वो मदर की इम्यूनिटी कितने मंथ तक यूज करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ, सेकेंड 6 मंथ, थर्ड 12 मंथ। नेवर यूज की यूज करता ही नहीं है। कभी भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो मदर की इम्यूनिटी 3 मंथ यूज करता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। इसमें फिर एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल रेस्पिरेशन के रहेंगे न्यूबॉर्न के, एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस देखेंगे। डी है थ्रू नोज एंड माउथ। कभी भी न्यूबॉर्न बेबी नोज और माउथ के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन रहेगा न्यूबॉर्न का, और एक को एब्डोमिनल भी जो रेस्पिरेशन रहता है वो न्यूबॉर्न का नॉर्मल रहता है। एंड इरेगुलर जो भी न्यूबॉर्न बेबी रहता है उनका रेस्पिरेशन हमेशा इरेगुलर रहता है, पीरियोडिक रहता है एंड चेलो रेस्पिरेशन रहता है। जिसमें पेरियोडिक मीन होता है गैप इन ब्रीथिंग। कभी भी जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है वो कुछ सेकेंड का 2 से 3 सेकेंड 5 सेकेंड का गैप लेकर ब्रीथिंग करता है। एंड लास्ट ऑप्शन इरेगुलर। कभी भी न्यूबॉर्न बेबी का जो रेस्पिरेशन रहता है रेगुलर नहीं रहता है। जो भी
न्यूबॉर्न बेबी उनका रेस्पिरेशन रेगुलर नहीं रहता है और पेरियोडिक सेलोइंग, इसलिए राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अ न्यूबॉर्न इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज एन इन अ स्टेट ऑफ शॉक, which of the following fluid should be given? एक न्यूबॉर्न है जो शॉक की कंडीशन में इमरजेंसी में है, तो उसे कौन सा फ्लूइड हम देते हैं? तब देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट एनएस, सेकंड आरएल एंड डेक्सट्रोज। कभी भी हम इमरजेंसी में शॉक की कंडीशन में डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, आरएल भी नहीं देते हैं, एनएस देते हैं। इमरजेंसी की कंडीशन में हम न्यूबॉर्न को शॉक की कंडीशन में एनएस देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रिससिटेशन of a neonate with heart rate less than 16 beat per minute includes all of the following except। फिर except का क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा रिससिटेशन में हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी देते हैं जिसका 1:10,000 का रेशियो रहता है, एंड इंडियोट्रेकियल इंटूबेशन भी हम करते हैं, लेकिन हम कभी भी रिससिटेशन करते टाइम फीडिंग नहीं करता है। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। स्केबीज, स्केबीज इज एन, स्केबीज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंड है कंटेजियस डिसीज, थर्ड ऑप्शन है फंगल इन्फेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। स्केबीज क्या है? स्केबीज ये कम्युनिकेबल डिसीज है और ये पैरासाइट की वजह से कॉज होता है, पैरासाइट की वजह से कॉज होता है जिसका नाम है सार्कोप्टस स्केबिस। और ये हमेशा पैरासाइट की वजह से ही कॉज होती है और ये सार्कोप्टस स्केबिस है, इस पैरासाइट की वजह से ये डिजीज कॉज होती है। इसका राइट आंसर है बी। इसके भी हमेशा ये कंटेजियस डिसीज होती है, ये कम्युनिकेबल डिसीज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम। BFHI स्टैंड फॉर, BFHI का फुल फॉर्म पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, सेकंड ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्शन है बेबी फ्रेंड्स हेल्थ इनिशिएटिव्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स। तो राइट आंसर है डी, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आइडेंटिकल ट्विंस कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो ऑप्शन ए देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कभी भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आइडेंटिकल ट्विंस का पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सेम होता है दोनों का। ब्लड ग्रुपिंग भी दोनों की सेम होती है, एंड एज भी दोनों की सेम होती है। हम पता लगाते हैं फिंगरप्रिंट के वजह से क्योंकि दोनों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर with weight 3.8 kg presented with seizures after 16 hours of birth. What is the most probable cause? एक डायबिटिक मदर है जिसका बेबी है 16 आवर्स हो चुके उसे बर्थ को, उसे सीजर्स आ रहे हैं, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या रहेगा? जिसमें ऑप्शन है
IVH ये भी नहीं रहेगा, बर्थ एस्मीजिया भी नहीं रहेगा। एंड ऑप्शन है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया किस वजह से देखने के लिए मिलता है? यदि जो न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, उसकी थायराइड थायराइड ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड डेवलप नहीं होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने के लिए मिलता है। एंड ऑप्शन है लास्ट, हाइपोग्लाइसीमिया। हमेशा जो डायबिटिक मदर है, उनका जो बेबी है, उन्हें सीजर्स आ रहे हैं, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया रहता है। इसका आंसर भी हाइपोग्लाइसीमिया ही रहेगा। इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग भी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। A neonate has been diagnosed with caput suicidum. Which statement is correct about this condition? एक नियोनेट है जिसे केपुट ससिडिनम डायग्नोस किया गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। इट यूजुअली रिसॉल्व 3 to 6 वीक। कभी भी केपुट ससिडिनम 3 to 6 वीक में रिसॉल्व नहीं होता है। ये विथ इन 72 आवर्स में रिसॉल्व रिसॉल्व हो जाता है केपुट ससिडिनम। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इट डजंट क्रॉस क्रेनियल सुचर लाइन। ये भी ऑप्शन गलत है। इट कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम। कभी भी इसमें ब्लड का कलेक्शन नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है इट इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ टिश्यू और द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग हेड। इसका राइट आंसर है डी। इसमें स्वेलिंग इन्वॉल्व होती है टिश्यू की, और द प्रेजेंटिंग पार्ट में स्वेलिंग होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाई हर न्यूबॉर्न सन इज गेटिंग एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, विच इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू द मदर। एक मदर है, उसके बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो मदर को सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे हम? देखेंगे ऑप्शन। विटामिन के प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सेस फ्लूइड प्रोडक्शन। ये भी गलत रहेगा। विटामिन के इनिशिएट्स द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। विटामिन के हेल्प इन गट मैच्यूरेशन। ये भी गलत है। विटामिन के प्ले रोल इन कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा ये ए ऑप्शन रहेगा। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन असिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट। इसमें पूछा गया है जो चिल्ड्रन का फिजिकल असेसमेंट करते हैं तब असिमेट्री स्कल किस चीज को इंडिकेट करता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होता है जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन कॉज होती है। एक एंड क्रेनियोटेप। क्रेनियोटेप क्या होता है? क्रेनियोटेप में स्कल के टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस में जो बोन है इजीली क्रेक हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। इसमें सूचर्स में प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है, जिससे कि इसका असिमेट्री हो जाता है। इसका आंसर है सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ट्यूमर इन चिल्ड्रन।
चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ट्यूमर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन मिलेनोमा, ये भी नहीं होता है। ओवेरियन कैंसर, ये भी नहीं होता है। रेब्डोमायोसार्कोमा, ये भी नहीं होता है। इसका आंसर है रेटिनोब्लास्टोमा। आंसर है रेटिनोब्लास्टोमा। जिन भी पेरेंट्स में रेटिनोब्लास्टोमा होता है, उसके चाइल्ड में 50% चांसेस होते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा कॉज होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मच टाइम लेटर शुड रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, हम इसे शॉर्ट में आरओपी भी कहते हैं। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया के नाम से जानते हैं। Done for a 2 week old baby being treated by NICU for sepsis, who was born at 28-week period of gestation. एक बेबी है जो 28 वीक में बॉर्न हुआ है, उसका एनआईसीयू में सेप्सिस के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 वीक ओल्ड बेबी है, तो उसकी आरओपी स्क्रीनिंग कब करना है? आरओपी स्क्रीनिंग हम कब करते हैं? हम कभी भी आरओपी स्क्रीनिंग हम 4 वीक में करते हैं। तो बेबी की एज हो गई है 2 वीक और ये 2 वीक, तो तो इसका राइट आंसर है 2 वीक। क्योंकि बेबी 2 वीक ओल्ड है, तो हम इसकी आरओपी स्क्रीनिंग अब 2 वीक बाद करेंगे। ओके, राइट आंसर इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ चाइल्ड with burn during treatment. Which assessment provide the most accurate guide to determine the adequacy of fluid resuscitation? एक नर्स है जो बर्न वाले चाइल्ड की का ट्रीटमेंट कर रही है, उसे एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन चेक करना है, एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट। तो उसका देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन स्किन टर्गर से भी हम मोस्ट एक्यूरेट एडिक्वेसी चेक नहीं कर सकते हैं। एंड लेवल ऑफ एडिमा एट बर्न साइट, इससे भी चेक नहीं करते हैं हम। एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड टॉलरेटेड इन 24 आवर्स, इससे भी हम चेक नहीं करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें एडिक्वेसी ऑफ कैपिलरी रिफिलिंग, इससे हम फ्लूइड रिससिटेशन की एक एडिक्वेसी चेक करते हैं। एंड चाइल्ड में हम फ्लूइड एडिक्वेसी कैसे चेक करते हैं? हम स्टर्नम को स्टर्नम को स्टर्नम को हम पिंच करके चाइल्ड में फ्लूइड की एडिक्वेसी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? 5 सेकेंड के लिए पिंच करेंगे एंड 5 सेकेंड के बाद में 3 सेकेंड तक रुकेंगे और चेक करेंगे कि जो स्किन का नॉर्मल कलर था वैसे ही वापिस नॉर्मल कलर में आया या नहीं। यदि नॉर्मल कलर में नहीं आता है तो चाइल्ड हाइपोवोलेमिया में है, तो शो करता है। एंड एडल्ट में हम नेल बर्ड्स को पिंच करके हम चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ब्लड वॉल्यूम इन प्रीटर्म नियोनेट्स इज, जो प्रीटर्म नियोनेट रहते हैं उनका ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है? 60 ml रहता है, 70 ml रहता है, 80 ml रहता है कि 90 ml रहता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि
ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है प्रीटर्म न्यूनेट। थैंक यू।